हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग लास्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी का, दैट इज चैप्टर 16 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड बात की थी, या फिर कहें कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में बायोस्फीयर से रिलेटेड बात की थी। ठीक है, उसके इंटरेक्शंस, इकोलॉजी की बात करी, इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सक्सेशन, और उससे रिलेटेड जितना भी इन्वायरमेंट का पार्ट था वो हम लोगों ने एनसीईआरटी में जितना भी चैप्टर 15 में था उसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। अब एक टर्म आता है बायोडाइवर्सिटी, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी है आपसे। बायोडाइवर्सिटी देखें तो दो वर्ड आपको मिलेंगे, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो का मतलब लाइफ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितना भी कुछ जीता जागता चीज़ है सब बायो में आती है। डाइवर्सिटीज़ यानी उनकी वैरायटी, कितने तरीके के प्लांट्स हैं, कितने तरीके के एनिमल्स हैं, कितने तरीके के आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कितने डाइवर्स हैं। तो इसी की जो कंबाइंड टर्म है इसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। यानी कि अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें, बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड विद इन ए स्पेसिफाइड ज्योग्राफिकल रीजन। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितने भी आपके टाइप्स ऑफ वैरायटीज़ होंगी, प्लांट्स की, एनिमल्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उनको हम क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इट रिलेट्स टू द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, इंक्लूडिंग द वेरिएबिलिटी विद इन एंड बिटवीन द स्पीसीज एंड दैट विद इन एंड बिटवीन द इकोसिस्टम। कहने का मतलब ये पल पल पर, हर पल पर अलग देखने को मिलेंगी, रीजन टू रीजन वेरी करेंगी। ठीक है, लोकेशन, लैटीट्यूड टू लैटीट्यूड वेरी करेंगे, आपका अल्टीट्यूड टू अल्टीट्यूड, या फिर कह सकते हैं कि अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके की बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। और ये जो आज हमें देखने को मिल रहा है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जो इवोल्यूशन हुआ है उसके बाद जो आपकी स्पीसीज़ का फॉर्मेशन है वो हमें देखने को मिल रहा है। जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमें पता है ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन बहुत पहले से चला आ रहा है। उसके बाद आज हम लोगों को एक ह्यूमन बींग्स की एक शेप देखने को मिलती है, पहले से बहुत चेंज हुआ है। तो इस तरह की जो इवोल्यूशन है इन सबको पार करके आज हमारी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन हुई है। हमारी लाइफ एक सिंगल सेल से शुरू हुई अर्थ की, फिर धीरे धीरे हमें इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिलती गई। ठीक है, 3 लाइन से इनका मतलब देखते हैं। वेदरिंग मेंटल इज द बेसिस फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन। यानी जितनी भी रॉक्स हैं, हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग वेदरिंग प्रोसेसेस से, जैसे सोलर एनर्जी आती है हीट से, वाटर से, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बायोलॉजिकल वेदरिंग से, इसमें क्या है, क्रैक्स डेवलप होते हैं, इसकी वेदरिंग होती है। ठीक है, अलग अलग टुकड़े होने लगते हैं। तो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। ये पार्टिकल्स आपके रोड होके फिर क्या बनते हैं, आगे चल के डिकम्पोज होके जो भी होता है सॉइल बनाते हैं। रॉक्स में केमिकल्स होते हैं वो इसमें आ जाते हैं, जो भी मिनरल्स आपके रॉक्स में होंगे वो सॉइल्स में आ जाएंगे, सॉइल में। और सॉइल में वो मिनरल्स और एक्सटर्नल एम्बियंस का यूज़ करके, मतलब सनलाइट, रेनफॉल, इन सब का यूज़ करके प्लांट ग्रो करता है, तो आपका प्लांट बनता है। तो कहीं ना कहीं जो भी डाइवर्सिटी बन रही है उसके लिए वेदरिंग जिम्मेदार है। वही कह रहे हैं कि वेदरिंग मेंटल इज द बेसिस फॉर डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन एंड हेंस द बायोडाइवर्सिटी। अब बेसिक कॉज क्या है? सोलर एनर्जी एंड वाटर। तो यानी ऐसी जगह जहाँ पर आपको सोलर एनर्जी और वाटर मिलेगी तो वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी का स्पेक्ट्रम है, जो आपको वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी है वो भी ज़्यादा मिलेगी। इसीलिए जो आपके इक्वेटोरियल रीजन्स होते हैं वहाँ पर एक, यही कह लीजिए पूरा ट्रॉपिकल रीजन, वहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा मिलती है क्योंकि यहाँ सनलाइट भी है और रेनफॉल भी है प्रॉपर अमाउंट में।
तो इसकी वजह से जो आपको ट्रॉपिकल रीजन से उसमें बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा मिलती है। अब बायोडाइवर्सिटी मतलब एक कांस्टेंट इवोल्यूशन। ह्यूमंस का हमने देखा इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, और भी एनिमल्स इन सब का इवोल्यूशन अलग अलग तरीके से हुआ है। ठीक है, अब जो बायोडाइवर्सिटी है वो इवनली तो पाई नहीं जाती है। रेनफॉल और सनलाइट ज़्यादा जहाँ मिलेगी, जहाँ पे उनके सरवाइव करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, जैसे कि ट्रॉपिकल रीजन्स में, तो वहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा मिलेगी। नेक्स्ट इज, इसको अगर डिवाइड करें तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जेनेटिक, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम। वन बाय वन देखते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कि जो डिफरेंस है वो है आपका जीन्स में। जीन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, जो डीएनए होते हैं उनसे बने होते हैं, और ये हमारी बॉडी के सेल के छोटे से डीएनए के पार्ट होते हैं और उसके एक बेसिक ब्लॉक होते हैं। ठीक है, ज़्यादा हमें उसके डीप में नहीं जाना क्योंकि हम यहाँ बायो तो पढ़ नहीं रहे। तो ये समझना एक बेसिक पार्ट होता है, एक बेसिक पार्ट होता है हमारी बॉडी का, या कह लीजिए हमारे सेल का, जो कि डीएनए का बनता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रेट्स, यानी हमारी आदतें कैसी होंगी। ठीक है, हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारे जो फिजिक होगी, गोरे होंगे, काले होंगे, पतले होंगे, दुबले होंगे, सब किससे डिसाइड हो रहा है? डीएनए से, सॉरी जीन्स से। ठीक है, तो जैसे जैसे जीन्स वेरी करेंगे एक ही स्पीसी में, स्पीसी की डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे, यानी एक ही वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैसे डॉग एक स्पीसीज़ है, रैबिट एक स्पीसीज़ है, तो एक ही स्पीसीज़ में जो वेरिएशन आपको देखने को मिलता है, जैसे कि अगर हम डॉग्स की बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो क्या सारे डॉग्स एक तरीके से दिखते हैं? कोई ऐसा दिखता है, कोई ऐसा, कोई ऐसा, ऐसा है। स्पीसीज़ तो सेम है, एक ही स्पीसी है डॉग, लेकिन जो इसकी ब्रीड्स हैं, कहते हैं ना ब्रीड्स, एक लैब्राडोर हो गया और भी अलग अलग आती हैं, तो वो ब्रीड्स में जो वेरिएशन होता है वो किसके बेसिस पे होता है? जीन्स के वेरिएशन। ठीक है, अब ह्यूमंस एक स्पीसीज है, स्पीसी, ह्यूमंस क्या है? एक काइंड ऑफ स्पीसी है, लेकिन सारे ह्यूमंस एक जैसे दिखते हैं? नहीं दिखते हैं, क्योंकि उन सब में क्या वेरिएशन है? जीन का वेरिएशन है। तो ये जो जीन का वेरिएशन है, इससे जो डाइवर्सिटी बनती है वो कहलाती है जेनेटिक डाइवर्सिटी। यानी ये सब किसकी डाइवर्सिटी है? डॉग के लिए उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी है, अलग अलग जीन्स देखने को मिलेंगे। अब इनमें कुछ फीचर सेम होंगे, उसके बेसिस पे क्लब करके ग्रुप बना दिया इनका, इनकी स्पीसीज का नाम दे दिया डॉग्स। इसी तरह से अलग अलग स्पीसीज होती हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, अलग अलग एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उन सब की एक अलग अलग स्पीसी बनती है। ठीक है, तो जो अलग अलग वैरायटी ऑफ स्पीसीज हैं वो काउंट हो जाएंगी स्पीसीज डाइवर्सिटी, जैसे ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनकी जो अलग अलग स्पीसीज हैं। अब सर्टेन एरिया में ये तो डिपेंड करेगा ना कि ह्यूमन कितने हैं, एनिमल लॉइंस कितने हैं, बियर्स कितने हैं, उसके हिसाब से डाइवर्सिटी बनेगी। तो ऐसे रीजन जहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा हो वो हॉट स्पॉट्स कहलाते हैं, यानी ऐसे रीजन जहाँ पर मतलब मान लीजिए बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ स्पीसीज मिले, उनको कहते हैं हॉट स्पॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब ब्रॉड डिफरेंसेस बिटवीन इकोसिस्टम टाइप्स एंड द डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स एंड इकोलॉजिकल प्रोसेसेस अकरिंग within each ecosystem type constitute the ecosystem diversity. कहने का मतलब है हमने अलग अलग इकोसिस्टम्स देखे थे, जैसे हमने फॉरेस्ट देखे, ग्रासलैंड देखे, डेजर्ट देखे। ठीक है, तो ये जो अलग अलग इकोसिस्टम देखने को मिल रहे हैं, तो इनकी जो वैरायटी है इनको हम कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। यानी अलग अलग, जैसे अलग अलग टाइप्स ऑफ जीन्स, जेनेटिक डाइवर्सिटी, अलग अलग टाइप्स ऑफ स्पीसीज, स्पीसी डाइवर्सिटी, अलग अलग टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी।
तो जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट था वो यहाँ हो गया है। अब थोड़ा सा इसको कंजर्व करने की बात करेंगे। पहले इसका रोल पढ़ लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी का रोल क्या है? पहला रोल है इकोलॉजिकल। अगर आपको पिछली क्लास याद हो तो उसमें हम लोगों ने एक फूड वेब की बात करी थी, जहाँ पर हमने कहा था कि हर स्पीसी एक दूसरी स्पीसी पे इंटरडिपेंडेंट है। यानी अगर एक स्पीसी एक्सटिंक्ट होगी तो दूसरे की एक्सटिंक्ट होने का खतरा बढ़ जाएगा। बट अगर मान लीजिए ये स्पीसी सिर्फ इस पर डिपेंड करती है और ये एक्सटिंक्ट हो जाए तो इसके एक्सटिंक्ट होने के चांस बढ़ जाएंगे। और मान लीजिए ये स्पीसी सिर्फ इस पर ना डिपेंड करके और भी स्पीसीज पे डिपेंड करती हो, तो अगर ये एक्सटेंट हो भी जाए फिर भी थी ये स्पीसीज सर्वाइव कर जाएगी, क्योंकि ये इस पे डिपेंड करती है। तो यानी कि जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना सर्वाइव करना ज़्यादा आसान होगा। मोर डाइवर्स एन इकोसिस्टम, बेटर आर द चांसेस फॉर द स्पीसीज टू सर्वाइव थ्रू एडवर्सिटीज एंड अटैक्स। ठीक है, इसलिए और ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंस हो जाता है इकोलॉजिकल रोल, यानी जितनी ज़्यादा स्पीसीज उतने ज़्यादा सर्वाइवल की चांस बनेंगे, इसीलिए डाइवर्सिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट इज इकोनॉमिकल रोल। अब हमें पता है कि हम जो भी अपने इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ चलाते हैं, वो इंडस्ट्रीज़ चलती किस पे हैं? ये नेचुरल रिसोर्सेज पे, नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन पे। अगर ये नेचुरल रिसोर्सेज का हम एक्सट्रैक्शन ना करें तो क्या हम इंडस्ट्रीज चला पाएंगे? क्या हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर पाएंगे? क्या हम अपनी जीडीपी को बूस्ट कर पाएंगे? तो ये नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए आसान हो जाएगा एक्सट्रैक्शन। वो बात अलग है कि हम ऐसा करके इन्वायरमेंट के लिए खतरा बन रहे हैं, लेकिन उनका यूज़ करके हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी तो बढ़ा रहे हैं। तो यानी कि जो इकोनॉमिक रोल है वो भी डोमिनेंट है, इन्फ्लुएंसिंग रोल है। लास्ट वन इज सेकंड लास्ट वन इज साइंटिफिक रोल। साइंटिफिक रोल मतलब बायोडाइवर्सिटी की जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, इकोलॉजी पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि कौन सी स्पीसी किस पे डिपेंड करती है, इस स्पीसी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ। तो कहीं ना कहीं हम अपने पास्ट को स्टडी कर पा रहे हैं। और ये कहावत है, जितना हम पास्ट अच्छे से स्टडी करेंगे, सीखेंगे, उतना ही हम अपना फ्यूचर अच्छा डेवलप कर पाएंगे। तो जितना बायोडाइवर्सिटी को प्रॉपर हम पढ़ेंगे उतना हम इन्वायरमेंट को अच्छे से समझ पाएंगे, और जितना अच्छे से समझ पाएंगे उतना ही हम इन्वायरमेंट के लिए बेहतर कर पाएंगे। तो साइंटिफिक रोल भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इम्पॉर्टेंट बिकॉज ईच स्पीसीज कैन गिव अस सम क्लू एज टू हाउ लाइफ एंड इवॉल्व एंड विल कंटिन्यू टू इवॉल्व। सॉरी, ये लास्ट था, सेकंड लास्ट नहीं। तो 3 हमने देख लिए, कौन कौन से? इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बात आती है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब कुछ सालों में, खास तौर से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, ग्लोबलाइजेशन बढ़ता चला गया और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती गई, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो करती गई, उससे जो हमारा कंजम्पशन नेचुरल रिसोर्सेज का बढ़ता गया। तो नेचुरल रिसोर्सेज के बढ़ने का रेट ये था और हमारे खर्च करने का रेट ये, तो कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज कम पड़ेंगे आगे चल के। तो इससे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ स्पीसीज हो रहा है, उनका हैबिटेशन में लॉस हो रहा है, अलग अलग परेशानी बढ़ रही है। जैसे आजकल जूनोटिक डिसीजेज बहुत बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने फॉरेस्ट वगैरह ख़त्म कर दिए, तो जितने भी फॉरेस्ट में रहने वाले जो जानवर थे, जो भी स्पीसीज थी, उनका हैबिटेट लॉस हो गया। वो जो जहाँ उनके घर थे वो उजड़ गए, तो वो हमारे इन्वायरमेंट में घुस रहे हैं, हमारे ह्यूमन के इकोसिस्टम में एंटर कर रहे हैं। तो वो हमारे इकोसिस्टम में एंटर कर रहे हैं, तो उन कुछ अपने साथ जुड़ी हुई बीमारियां वो हमारे लिए लेकर आ रहे हैं, और वो बीमारियां जब वो हमें देते हैं तो वो बनती हैं जैसे स्वाइन फ्लू, कोरोना वायरस। तो ये सब बीमारियां जूनोटिक डिसीजेज हैं। तो ये कहाँ से आ रही हैं? हैबिटेट लॉस। ये कहीं ना कहीं ये सब फिर ह्यूमन मेडी तो है कि इंसान की बनाई हुई बीमारियां, कहीं ना कहीं हम ही लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए। तो इन्वायरमेंट का लॉस करके हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं।
काफ़ी पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना, टॉक्सिक हैवी मटेरियल्स यूज़ करना, तो इन सब से क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। और ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो मान लीजिए धोखे से कोई प्लांट चाइना में सुइटेबल था, इंडिया में नहीं था, चाइना से इंडिया आ गया, यहाँ ग्रो कर गया, ठीक है। अब कोई बाहर से स्पीसी आती है, जैसे बाहर से कोई स्पीसी है, मान लीजिए यहाँ पर एग्जॉटिक स्पीसीज समझा रहा हूँ, मान लीजिए, अरे इंसान बना दिए, ये मान लीजिए रोज़ के प्लांट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एक जैस्मिन का प्लांट आ जाए, रोज़ के प्लांट्स में अगर जैस्मिन का प्लांट आ जाए, तो क्या होगा, ये एग्जॉटिक स्पीसीज कहलाएगा, ठीक है। जो यहाँ था नहीं बट बाद में इंट्रोड्यूस करा गया किसी भी ज़रिए से, तो वो यहाँ के लिए क्या हो गया, एग्जॉटिक स्पीसीज। क्लियर है? तो एग्जॉटिक स्पीसीज मतलब जो बाहर से लोकल हैबिटेट में घुस जाते हैं, बाहर से स्पीसीज आते हैं, अमाउंट कम होता है। लेकिन अब ये एग्जॉटिक स्पीसीज आ तो गए, लेकिन एक हर स्पीसीज पे दूसरी स्पीसीज डिपेंड है साइकिल चलाने के लिए। लेकिन ये एग्जॉटिक स्पीसीज मान लीजिए हमारी लोकल की स्पीसीज पे डिपेंडेंट है, वो उन्हें तो कंज्यूम कर जाएंगे, लेकिन इन्हें कंज्यूम करने वाला कोई नहीं है, तो इनका अमाउंट बढ़ता रहेगा, तो इनका स्कोप बढ़ जाएगा। तो ये क्या करेंगे, हमारी लोकल स्पीसीज ख़त्म कर देंगे, तो इससे भी बायोडाइवर्सिटी का एक लॉस होता है। और ये जनरली देखा जाता है ये एग्रेसिव होते हैं, एग्रेसिव होने की वजह से ये हमारी लोकल डाइवर्सिटी को खतरे में डाल देते हैं और ख़ुद तो फैलते रहते हैं, क्योंकि इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, इनको कोई खाने वाला है नहीं। इनकी लोकेलिटी में था बट ये फॉरेन टेरिटरी में आए हैं, वहाँ इनको कोई खाने वाला नहीं, इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, ये एग्रेसिव होंगे तो ये हमारी लोकल स्पीसीज़ को बर्बाद कर देंगे। तो इस तरह की स्पीसीज़ का लॉस भी होता है, तो ये बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए बॉडी बनी IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इन्होंने क्या करा, एक लिस्ट बना दी, इंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल एंड रेयर स्पीसीज। इंडेंजर्ड वो स्पीसीज जो जिनको बिल्कुल खतरे में है, कि अब बिल्कुल अगर आपने बहुत थोड़ा बहुत भी अगर इनको खतरे में डाला, ख़त्म है, फिर इनकी स्पीसीज बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। वल्नरेबल जो कि एक्सटिंक्शन के डेंजर में, जो ख़त्म होने के डेंजर में नहीं है, जो कि इंडेंजर्ड होने के डेंजर में होती हैं, ठीक है। इंडेंजर्ड और वल्नरेबल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, माइल्ड डिफरेंस है कि इंडेंजर्ड की क्वांटिटी मान लीजिए बहुत कम होती है, ठीक है, वल्नरेबल की थोड़ी ज़्यादा होती है। खतरे में वल्नरेबल भी है, लेकिन वल्नरेबल उतना नहीं है जितना इंडेंजर्ड है। रेयर स्पीसीज जो कि बहुत ही कुछ ही जगह पे बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मिलती हैं, दे आर कन्फाइंड टू लिमिटेड एरियाज और थिनली स्कैटर्ड ओवर ए वाइड एरिया, दैट आर रेयर स्पीसीज। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हमने देखा ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगा उतना ही हमारा एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोगों को अवेयर करें, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें और अपनी एक्टिविटीज़ इस तरह से रीओरिएंट करें कि हमारा डेवलपमेंट जो हो इकोनॉमी के साथ हारमोनियस हो, और उसी डेवलपमेंट को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आपका क्लास 11 इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, इसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्रिटिकल प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है स्पीसीज़ का कंजर्व करना है या फिर उनका हैबिटेट कंजर्व करना, बट उनकी जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं आज कंजर्व कर लिया तो कल वो ठीक है, उनको कंटिन्यूसली उनको कंजर्व रखना पड़ेगा, क्योंकि कल अगर हमने एक्टिविटीज़ बढ़ा दी तो वो कल एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक अर्थ समिट हुआ था ब्राज़ील 1992, रियो डी जेनेरो उनका शहर है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पास कर रखा है, जिसके तहत नेशनल पार्क और सेंचुरीज बनाई गई हैं और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं, ठीक है। अब कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी मिलती है, उनको हम कहते हैं मेगा डाइवर्सिटी सेंटर। अब आपको याद हो हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था हॉटस्पॉट, तो वो भी तो यही था जहाँ पे वैरायटी ऑफ स्पीसीज मिल रही हैं। तो इनमें डिफरेंस बस इतना है कि मान लीजिए एक दुकान है
जहाँ पर 50 तरीके के पेन्स मिलते हैं, ठीक है, 50 वैरायटी ऑफ पेन्स, तो वो तो हो जाएगा हॉटस्पॉट, यानी बहुत ज़्यादा वैरायटी। और एक दुकान है जहाँ पर 50 या फिर मोर वैरायटीज़ मिलेंगी और उनकी तादाद ज़्यादा होगी, ठीक है, यानी ये जितनी भी वैरायटीज़ हैं उनकी तादाद, जो क्वांटिटी है वो बहुत बहुत ज़्यादा होगी, तो वो हो जाते हैं आपके मेगा डाइवर्सिटी सेंटर। उम्मीद है आपको हॉटस्पॉट और मेगा डाइवर्सिटी सेंटर में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। मेगा डाइवर्सिटी सेंटर मतलब डाइवर्सिटी भी ज़्यादा और जो जिनकी डाइवर्सिटी ज़्यादा उनका नंबर भी ज़्यादा। कंट्रीज़ लिखें कौन कौन से हैं? मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर, चाइना, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सो इस लेक्चर में इतना ही था, इसको यहीं समाप्त करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्लास 11 ज्योग्राफी की एनसीईआरटी सीरीज़ ख़त्म कर ली है फिज़िकल ज्योग्राफी की। इसके बाद अगला कोर्स हम लाएंगे इंडियन ज्योग्राफी पे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।